हेलो बच्चों, क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पावर शेयरिंग के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन इसके बारे में, और जो मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, इन दो टॉपिक के बारे में, बेल्जियम श्रीलंका एथनिक कंपोजिशन और मेजॉरिटिज्म, इन दोनों टॉपिक के बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है? एकोमोडेशन मीन्स होता है सामंजस्य बैठाना। बेल्जियम में किस तरीके से सामंजस्य बैठाया गया? देखिए, श्रीलंका में हमने देखा था कि पहले श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था। श्रीलंका में 74% सिंहलीज थे और 18% आपके तमिल्स थे। उन 18% में 13% श्रीलंकन तमिल थे और 5% इंडियन तमिल थे। बाकी 7 to 8% जो रिमेनिंग थे वो क्रिश्चियन थे, जो तमिल और सिंघाला दोनों बोलते थे। तो 1948 में फ्रीडम गेट करने के बाद श्रीलंका में पूरी तरीके से मेजॉरिटिज्म को फॉलो किया गया और एक्ट बनाया गया 1956 में, जिसमें सिंघाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। सिंघाला से रिलेटेड जो रिलीजन था बौद्धिज्म, उसको ही प्रमोट किया गया। इसके अलावा और भी कई काम किए गए, जैसे जो जो सिंघालीज थे उनको जॉब में या कॉलेज में एडमिशन में उनको प्रेफरेंस दिया गया, प्रमोशन दिया गया। तो हर जगह वहाँ पे मेजॉरिटिज्म को ही फॉलो किया गया। मेजॉरिटी में कौन थे? मेजॉरिटी में सिंघाला थे। मेजॉरिटी में जो बड़ी संख्या में हो और माइनॉरिटी में जो कम संख्या में हो। तो वहाँ मेजॉरिटी में कौन थे? सिंघाला थे, और उनके ही रूल को फॉलो किया गया। उनको हर जगह उनके लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, बाकायदा एक एक्ट पास किया गया। और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म था, जो सिंघाला का सिंघलीज का जो मेन रिलीजन था वो बौद्धिज्म था। इसके अलावा जो तमिल का मेन रिलीजन था वो हिंदुज़म या मुस्लिम ज़्यादा थे। तो इसको भी प्रेफरेंस दिया गया। 13% श्रीलंकन तमिल थे, 5% इंडियन तमिल थे, तो और 74% सिंघलीज थे। सिंघलीज को ही हर जगह प्रेफरेंस दिया गया, जॉब में भी प्रेफरेंस दिया गया और उनको उनके रिलीजन को भी वैल्यू दिया गया। तो हर जगह वहाँ पे जो भी रूल फॉलो कर रहे थे वो मेजॉरिटी का ही फॉलो कर रहे थे, मेजॉरिटी में सिंघलीज का ही फॉलो कर रहे थे। तो ये एक तरह से डिस्प्यूट की भावना जन्म ले रही थी तमिल के अंदर। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने पहले तो डिमांड किया कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। और इसके अलावा उन्होंने फिर और भी डिमांड किया कि जॉब में भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। बस उनका ही डिमांड था तमिल्स का कि हमें भी इक्वल राइट टू इक्वालिटी दिया जाए, जैसे सिंघलीज को प्रेफरेंस मिल रहा है हमको भी प्रेफरेंस दिया जाए। लेकिन उनके जो डिमांड थे उनको सेवरली डिनाइड किया गया, रिपीटेडली डिनाइड किया गया। और 1980 में तमिल ने फिर एक अलग मुद्दा छेड़ा कि जो नॉर्थ ये वाला जो पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ज़्यादातर तमिल थे। तो उन लोगों ने डिमांड किया कि इस एरिया को पूरी तरीके से एक अलग कंट्री बना दिया जाए, या इतने पोर्शन इतने पोर्शन को एक अलग कंट्री बना दिया जाए, एक अलग स्टेट बना दिया जाए, जिसका नाम रहेगा तमिल एलम। इसका डिमांड किया और इस डिमांड को भी क्या किया गया? एक्सेप्ट नहीं किया गया। रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे जगह जगह पर सिंघाला और तमिल के बीच में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, झगड़े स्टार्ट हो गए सिंघाला और तमिल में। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वार। सिविल वार में क्या होता है? जो अपने देश में लोग लड़ते हैं तो सिविल वार बोलते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ। जो श्रीलंका एक अच्छा संपन्न देश था, उसकी संपन्नता भी पिछड़ी और इकोनॉमिक के रूप से पिछड़ा, एजुकेशन में भी पिछड़ा। तो सिविल वार से काफ़ी नुकसान हुआ। और इसमें मेन योगदान क्या था कि मेजॉरिटी के ही रूल को फॉलो कराया गया ज़बरदस्ती। यही इसमें मेन योगदान था। इसी वजह से
यहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हुआ। पावर शेयरिंग को अच्छे से नहीं किया गया। वहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छे से किया जाता, सिंहलीज को भी पावर, तमिल को भी पावर, दोनों को पावर मिल जाता तो झगड़े नहीं होते। अब आते हैं फिर से बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में हमने देखा था कि यहाँ पर 59% जो पॉपुलेशन है वो डच की है और 40% पॉपुलेशन किसकी है, फ्रेंच की। बाकी 1% के आसपास जर्मन रहते हैं। तो और उस रीजन, कुछ रीजन में रहते हैं, जैसे जर्मन ये जो डच थे, डच आपके फ्लेमिश रीजन में रहते थे और ये फ्लेमिश रीजन है। वलोनिया रीजन में फ्रेंच रहते थे। और ये जो आपका ऑरेंज कलर का दिया गया है ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स कैपिटल ऑफ द बेल्जियम। फ्रेंच वलोनिया रीजन में और डच फ्लेमिश रीजन में रहते थे। इसके अलावा जो ये पोर्शन दिया गया है ये आपका जर्मन यहाँ पे रहते थे ज़्यादातर। तो पूरे कंट्री का जो पॉपुलेशन था उसमें 59% डच थे, 40% आपके फ्रेंच थे, इसका 1% जर्मन थे। जबकि ब्रुसेल्स की कहानी अलग थी। ब्रुसेल जो कैपिटल रीजन था उसकी कहानी अलग थी। वहाँ पे 80% फ्रेंच थे, हालांकि था ये फ्लेमिश रीजन में, उसके बावजूद यहाँ पे 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। द बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ, लेकिन वहाँ बेल्जियन के जो लीडर थे उन्होंने झगड़े को अच्छे से निपटारा किया। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, कल्चरल डिफरेंस और रीजनल डिफरेंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद उनको वैल्यू दिया। वहाँ के लीडर्स ने बैठ करके इसके लिए बात किया और 1970 से लेकर के 1993 के बीच में 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया। वहाँ की जो संविधान थी उसको संशोधन किया गया। और संशोधन का मेन पर्पज़ क्या था, जिससे वहाँ पे जो झगड़े हो रहे थे, फ्रेंच क्योंकि अमीर थे और डच गरीब थे, लेकिन डच क्या थे, संख्या में ज़्यादा थे, तो वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको भी अब हमें डच को ही हर जगह वैल्यू दिया जाए, जिससे डच क्योंकि फ्रेंच ऑलरेडी अमीर हैं, हम लोग को भी अमीर होने का मौका दिया जाए। तो जो झगड़ा वहाँ पे स्टार्ट होने वाला था, तो झगड़े स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उन्होंने 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। जिसमें अमेंडमेंट में जो था, पहला जो था कि जो भी पूरे कंट्री में जितने भी मिनिस्टर बनेंगे, पहला जो संशोधन किया गया कि जितने भी पूरे कंट्री में मिनिस्टर बनेंगे उसमें 50% मिनिस्टर डच के रहेंगे और 50% मिनिस्टर फ्रेंच के रहेंगे। मतलब पूरे कंट्री में 50% मिनिस्टर्स को डिसाइड कर दिया गया कि 50% मिनिस्टर डच के रहेंगे, 50% मिनिस्टर फ्रेंच के रहेंगे। तो पहला ये फॉलो किया गया। दूसरा क्या किया गया कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी क्या होगा, पावर रहेगा। इसके अलावा जो ब्रुसेल्स में कौन ज़्यादा थे, फ्रेंच थे, 80% फ्रेंच थे। वहाँ पर भी एक 50-50% वाला रूल फॉलो किया गया। 50% डच स्पीकिंग कम्युनिटी और 50% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, दोनों को बराबर मिनिस्ट्री या पोस्ट दे दिया गया। और यहाँ तो देखिए यहाँ फोटोग्राफी दिया गया है कि इतना ज़्यादा सामंजस्य बैठा गया कि जगह जगह जो बोर्ड बने वहाँ पर भी दोनों लैंग्वेज को बराबर वैल्यू दिया गया। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक अलग लैंग्वेज में लिखा है। ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंच में, नीचे डच में। तो दोनों रीजन, दोनों स्पीकिंग पीपल को, दोनों को वैल्यू दिया गया। और एक और वहाँ पे संशोधन किया गया कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन था, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो बना ही, इसके अलावा एक और टाइप का गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म किया गया। क्या नाम था उसका, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको भी बनाया गया, जिसका काम क्या था कि अपने कम्युनिटी के लोगों का वेलफेयर करना। तो और वे कहीं भी रहते हैं, उनका काम यही रहेगा कि अगर फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो फ्रेंच लोगों का देखभाल करेगा, और अगर डच कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो डच वालों का देखभाल करेगा। तो ये पूरा इसका जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो पर्पस था कि उस कम्युनिटी यानी फ्रेंच के लोग या डच के लोग, उन पूरे कम्युनिटी के लोगों का देखभाल करना, उनके विकास के बारे में सोचना। तो ऐसे ही 4
अमेंडमेंट किए गए। पहला अमेंडमेंट में क्या था कि मिनिस्टर्स 50-50% बनाए गए पूरे कंट्री में, 50% डच, 50% फ्रेंच को, कुछ एक आध सीट छोड़ दिया गया जर्मन वालों के लिए भी। इसके अलावा जो दूसरा किया गया, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। इसके अलावा जो ब्रुसेल्स जहाँ पे मेजॉरिटी 80% फ्रेंच थे, वहाँ पर भी 50-50% दोनों को बांट दिया गया। और फ्रेंच एक्सेप्ट भी कर लिए क्योंकि उनको पूरे देश में भी 50% मिल रहा था, जबकि उनकी संख्या 40% थी, तब भी उनको 50% मिनिस्ट्री पोस्ट मिल रहा था। इसलिए उन्होंने ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट कर लिया कि भले से उनको, भले 50% है, 80% है, लेकिन 50% मिल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने। और उसका देन रहा कि इतना सारा सामंजस्य बैठाया गया, वहाँ के लीडर्स ने पावर को शेयर किया, और जिसका रिजल्ट क्या रहा कि अब एक बेल्जियम एक शांति वाला देश है। और यूरोपियन यूनियन ने वहाँ की शांति को देख करके, यूरोपियन यूनियन एक संगठन है, यूरोप के जितने भी देश हैं उनका एक संगठन है, उन्होंने वहाँ की शांति को देख करके जो यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन यूनियन का जो सेंटर है वो ब्रुसेल्स को ही बनाया, यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स में ही यूरोपियन यूनियन का ऑफिस बनाया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी होता है, पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि झगड़े से अच्छा है कि उस चीज़ को बातचीत करके सुलझा लिया जाए। देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं इसके फिगर में। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया बेल्जियम के बारे में, ये आपका फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश रीजन में 5 स्टेट बनाए गए, 1 2 3 4 5, और वेलोनिया रीजन में भी 1 2 3 4 5 स्टेट बनाए गए, और इन स्टेट को पावर भी दिया गया। इसके अलावा एक और ब्रुसेल्स को भी एक अलग स्टेट बना दिया गया, कैपिटल रीजन एक अलग से बना दिया गया, और सबको एक बराबर पावर दिया गया। मतलब कोई भी जहाँ भी पावर देने की ज़रूरत थी पूरी तरीके से पावर दिया गया सबको, सारे लोग खुश थे, और उसका रिजल्ट है कि कंट्री अच्छे से डेवलप कर रहा है। और पूरे वर्ल्ड में जितने डेवलपिंग कंट्री हैं या जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उसमें डेवलप्ड कंट्री जो हैं उसमें बेल्जियम का भी नाम आता है। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे कुछ कहानियाँ, तो कहानी खुद पढ़िएगा, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।